जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनएस। दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और अगर आप 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के टॉप 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आपका 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका 6 नंबर में पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इनके आने की संभावना इस बार भी है। ठीक है, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से लेकर सन 1918 तक हुआ था। ठीक है, यहाँ से बोला है 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध दो समूहों के बीच लड़ा गया था। और ये जो युद्ध था ये दो समूहों के बीच लड़ा गया था। एक तरफ मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, मतलब जो एक समूह था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और जो दूसरा समूह था उसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन। मतलब जो दूसरा समूह था उसमें 4 देश और जो पहला समूह था उसमें 3 देश थे। अब इस युद्ध का विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ इसका विश्व पर निम्न प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये प्रभाव कौन कौन से पड़े हैं तो इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला है वो है इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। ठीक है, मतलब इनका बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल हुआ था, और ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। और अब जो आपका दूसरा है वो है यह युद्ध बहुत ही भयानक हुआ था। मतलब जो ये युद्ध हुआ था ये बहुत ही खतरनाक हुआ था, और इसमें लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे। इसमें क्या है, 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। मतलब 2 करोड़ लोग घायल हुए थे और 90 लाख लोग मारे गए थे। और अब जो है तीसरा है वो है इस युद्ध में लगभग आधे से ज़्यादा लोग मजदूर थे। मतलब जो इसमें मरे थे उसमें आधे से ज़्यादा लोग मजदूर थे, और जो मारे गए, ठीक है, मतलब वो मर गए थे। इससे यूरोप में मजदूरों की संख्या कम हो गई, और इससे क्या हुआ कि जो यूरोप के ही मजदूर मर गए थे तो उसमें यूरोप की संख्या कम हो गई थी, तथा इसमें कुछ परिवारों की आय भी गिर गई। अब इसके बाद से जो चौथा है वो है इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। ठीक है, मतलब ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें ब्रिटेन ने जो अमेरिकी बैंक, मतलब अमेरिका के बैंक से और अमेरिका के जनता से, मतलब वहाँ के लोगों से कर्जा लिया था, और इसके फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिको को कर्जदार के बजाय कर्जदाता बना दिया था। और जो अमेरिका वाले थे ये पहले कर्जदार थे, और ये ब्रिटेन को पैसा दे करके ये कर्जदाता बन गए। ठीक है, और अब जो पांचवा है वो है इस युद्ध के कारण कुछ सबसे शक्तिशाली देशों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए, और अब वे देश आपस में बदला लेने पर उतारू हो गए। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर वो है भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप IMP लगा लीजिए। वैसे तो ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तीनों पर IMP लगा लीजिएगा। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, अब इसमें आप लिखेंगे पहला मृदा लिखेंगे जलोढ़ मृदा। आप पहला लिखेंगे जलोढ़ मृदा। इसमें आपको क्या लिखना है यहाँ से देखिए, तो जलोढ़ मृदा में हेडिंग बना करके आप लिखेंगे भारत का पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। मतलब जो भारत का उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से ही बना है, और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है, और यह अत्यधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें फास्फोरस, पोटास और चूना की मात्रा अधिक होती है। मतलब जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें फास्फोरस, पोटास और चूना, ठीक है, फास्फोरस, पोटास और चूना की मात्रा अधिक होने के कारण ये अधिक उपजाऊ होती है, और इस पर मुख्य रूप से गन्ना, गेहूं और चावल आदि फसलों की खेती की जाती है। और अब है हमारा दूसरा है काली मृदा। तो इसमें क्या आप लिखेंगे इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। मतलब जो काली मृदा है इसे हम लोग रेगर मृदा भी कहते हैं, और इस मृदा पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। ठीक है, इस पर कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। मतलब जो काली मृदा है इसको हम 3 नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला काली मृदा, दूसरा रेगर मृदा और तीसरा काली कपास मृदा। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है, और यह मृदा
कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना युक्त होती है। और जो तीसरी मृदा है वो है लाल और पीली मृदा, ठीक है। तो इसमें क्या आप लिखेंगे, इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होती है जिससे इसका रंग लाल व पीला दिखाई देता है। और यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। और इस मृदा पर मोटे अनाजों की खेती की जाती है, ठीक है। मतलब ये जो लाल और पीली मृदा है इस पर मोटे अनाज की खेती की जाती है, जैसे मक्का और बाजरा। अब इसके बाद से है लैटेराइट मृदा, ठीक है, लैटेराइट मृदा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यह मृदा अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और यह मुख्य तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मृदा पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। तो जो लैटेराइट मृदा होता है इस पर कपास की खेती नहीं की जाती है। ये जो लाइन है यहाँ पर ये गलत है। इसके बाद से जो हमारा पांचवा है वो है मरुस्थलीय मृदा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह मृदा लाल और भूरे रंग का होता है और ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं और इस मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए यह अधिक उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है इसलिए यह कम उपजाऊ होता है, अधिक उपजाऊ नहीं होता है। और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। मतलब ये कहना चाहता है कि मरुस्थलीय मृदा को हम लोग सिंचित करके इसे भी उपयोग में ला सकते हैं, इस पे भी हम लोग खेती कर सकते हैं, जैसा कि अभी पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अब इसके बाद से है वन मृदा, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यह मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, ठीक है। यह मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ पर जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। और इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है और नदी घाटियों में यह मृदा दोमट व सिलसिलेदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है और हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इसका गठन मोटे कणों का होता है। इसके बाद से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों का तथा हानियों का वर्णन कीजिए। मतलब जो बहुउद्देशीय परियोजना है इससे हमें क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है, तो इसकी हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। और ये जो दोस्तों है ये भी 6 नंबर का आता है। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करना ही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। मतलब सबसे पहले आप बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं ये आप लिखेंगे और इसके बाद से आप लाभ का हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, या फिर हानि का, कोई भी आप पहले बना सकते हैं। लाभ, तो आप लाभ में क्या लिखेंगे, तो इससे हमें क्या क्या लाभ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं बल्कि इनका लक्ष्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, जल आपूर्ति और मत्स्य पालन भी किया जाता है, ठीक है। मतलब बांध बनाने से अनेकों कार्य किया जाता है और इस प्रक्रियाओं को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं और यहाँ जल अनेक उपयोग समन्वित हैं, ठीक है। इसके बाद से आप यहाँ पर हानि में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नदियों पर बांध बनाकर उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका जो प्राकृतिक बहाव होता है वो बिगड़ जाता है। मतलब जो उनका जो नेचुरल बहाव होता है वो बिगड़ जाता है, वो रुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट नदियों की जलाशय पर जमा हो जाता रहता है और बाढ़ के मैदान में बने जलाशयों से वहाँ की वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं और बांधों के बनने से वहाँ रह रहे लोगों को अपना जमीन पर आजीविका और संसाधनों का त्यागना पड़ता है। मतलब जो लोग रहते हैं उनको अपनी आजीविका और संसाधनों को त्यागना पड़ता है, तब जाके बांध बनता है। तो ये थे दोस्तों आपकी 3 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।